हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा अपने लास्ट क्लास में बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स पढ़ रहे थे ITUS मेथड से, है ना। उसमें टाइप फर्स्ट करवा दी थी। मैंने कहा था एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम कुछ भी दे रखा हो कैसे करना है, मैंने कोई रूल नहीं बताया था। एसिडिक मीडियम में मैंने कहा था टोपी लगाने के जस्ट बाद में आपको क्या बैलेंस करना है, एटम को बैलेंस करना है। और बेसिक मीडियम में टोपी लगाने के जस्ट बाद में चार्ज को बैलेंस करना है। बस इन दो चीजों का ध्यान रखना है। OH किधर जुड़ेगा, H2O किधर जुड़ेगा, इसका ध्यान नहीं रखना ना, इसको याद रखना है, अपना आप जुड़ता जाएगा। ठीक है, आज सेकंड टाइप की बैलेंसिंग पे आते हैं। बैलेंसिंग ऑफ टाइप सेकंड। बैलेंसिंग ऑफ डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। ये डिसप्रपोर्शन रिएक्शन होती क्या है, पहले इसके बारे में बात करते हैं अपन थोड़ा सा, है ना। डिसप्रपोर्शन रिएक्शन हिंदी में बोलते हैं इसको विषमानुपाती अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? विषमानुपाती अभिक्रिया। इसका मतलब ये भी एक रेडॉक्स का टाइप है, बिल्कुल ऐसा। विषमानुपाती अभिक्रिया ये भी रेडॉक्स का क्या है, एक टाइप है। देखो क्या होती है विषमानुपाती अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या होती है। वो रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें एक ही तत्व का ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों होते हैं, विषमानुपाती अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, वो रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें एक ही तत्व का, वो रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें एक ही तत्व का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। एक ही एलिमेंट का ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, उस टाइप की रेडॉक्स को क्या बोलेंगे, विषमानुपाती अभिक्रिया बोलते हैं। एग्जांपल समझे, इसका मतलब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी होना चाहिए और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी होना चाहिए। एग्जांपल्स देखते जाइएगा आप। एग्जांपल देखें, पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। H2O2 का डिकम्पोजिशन H2O प्लस O2 में जाता है। ठीक है, सुनना बात, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है अभी, -1। इसका कितना है, -2 और यहां पे 0। यही बात हुई। तो -1 से -2 में जाना, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, और -1 वाला गया 0 में तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हुआ और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, डिसप्रपोर्शन का टाइप हो गया डिसप्रपोर्शन। बोलो, ऑक्सीजन का ही तो हुआ, एक ही तत्व का। दूसरा एग्जांपल देखो, सेकेंड नंबर एग्जांपल, फॉस्फोरस लिया, बेसिक मीडियम लिया OH माइनस, तो बनेगा PS3 प्लस हाइपोफॉस्फाइट H2PO2 -1। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। इस फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां पे फॉस्फोरस का -3, इधर +1। यही बात हुई। तो 0 वाला -3 में गया तो ऑक्सीडेशन नंबर हुआ डिक्रीज, और 0 वाला ही गया +1 में तो ऑक्सीडेशन नंबर हुआ इंक्रीज। डिसप्रपोर्शन है। ठीक है बात। अगले एग्जांपल देखो, और एग्जांपल बता रहा हूं, थर्ड नंबर का एग्जांपल, सल्फर की रिएक्शन बेसिक मीडियम में करवाई, तो एक तो बनेगा S-2 और एक बनेगा H2O3 -2, सल्फाइड एंड थायोसल्फेट। ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, 0, -2 और यहां +2। तो अब चेक करो, 0 वाला गया -2 में
तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ और 0 वाला ही गया +2 में, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। एक ही तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, तो कौन सी रिएक्शन होगी? डिस्प्रपोर्शन रेडॉक्स रिएक्शन। फोर्थ नंबर, Cl2 की डाइल्यूट एंड कोल्ड NaOH लेते हो तो रिएक्शन होती है NaCl प्लस NaOCl। ठीक है, कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH लेते हो तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, Cl का -1 और यहां पे Cl का हो गया +1। ठीक है, ये बात बैठी है। ये हुआ तो 0 से -1 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज और 0 से +1 इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी हो रहा है, डिस्प्रपोर्शन का एग्जांपल है। पांचवा, Cl2 प्लस हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH लिया तो रिएक्शन होती है NaCl प्लस NaClO3, ये होती। ऑक्सीडेशन नंबर लिखा Cl2 का 0, इधर है -1, इधर है +1। ठीक है, 0 -1 +1 तो देखिएगा 0 से -1 ऑक्सीडेशन नंबर हुआ डिक्रीज, 0 से आया किधर +5 में, तो ऑक्सीडेशन नंबर हुआ इंक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी हो रहा है, इसका मतलब डिस्प्रपोर्शन है। एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन कभी ऐसा आ सकता है, निम्न में से कौन सी स्पीसीज विषमानुपाती अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है? ऐसा क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन दे रखे हो इस टाइप से, ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस एंड 4ClO4 माइनस, इस टाइप का दे रखा हो। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना कि कौन सा विषमानुपाती अभिक्रिया प्रदर्शित करता है या नहीं करता, तो कैसे टैकल करना है, तो सुने बात को ढंग से। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए विषमानुपाती अभिक्रिया प्रदर्शित करता है या नहीं करता है, अगर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है, अगर ये दोनों हैं तो फिर वो विषमानुपाती अभिक्रिया शो नहीं करेगा, प्रदर्शित नहीं करेगा। अगर अधिकतम है तो उससे ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि विषमानुपाती अभिक्रिया में क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाना भी पड़ता है और कम भी करना पड़ता है। अब हाईएस्ट है तो उससे ज्यादा तो बढ़ेगा नहीं, और लोवेस्ट है उससे कम होगा नहीं। आ रही बात समझ में? तो आप चेक करें, ऑक्सीडेशन नंबर +1, +3, +5, +7, तो Cl की जो रेंज है वो है -1 से लेके +7 तक, तो ये हाईएस्ट आ गया +7 वाला, तो ये शो नहीं करेगा, तो आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चले आगे बात करें। अब अपन को करना है इसको बैलेंसिंग। इसको क्या करना है? बैलेंसिंग करना है। डिस्प्रपोर्शन होती क्या ये तो मैंने समझा दिया, अब आपको करना है बैलेंसिंग। चलिए साहब बैलेंसिंग की बात करते हैं। चलो देखो, इधर देखो, जब भी ऐसी रिएक्शन हो तो उसको बैलेंस करने का जो तरीका रहेगा, उसको जो बैलेंस करने का तरीका जरूर रहेगा, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन को बैलेंस जो करना है, बैलेंसिंग फ्रॉम बैक साइड। किस साइड से बैलेंस करना है? बैक साइड से। मतलब बैक साइड का मतलब हो गया प्रोडक्ट की साइड से क्या करना है आपको? बैलेंस करना है। अगर डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन है तो उसको कौन सी साइड से बैलेंस करोगे? प्रोडक्ट की साइड से क्या करना है? बैलेंस करना है। बात क्लियर? समझे बात को? आइएगा, आओ इधर आओ, समझो। पहली रिएक्शन ले रहा हूं, लो भैया, P4 प्लस OH माइनस इज इक्वल टू PH3
प्लस हाइपोफॉस्फाइट, ये लो बैलेंस करना है, बैक साइड से बैलेंस करना है, इसका मतलब इस साइड से बैलेंस करना है। रिएक्टेंट मेरा ये रहेंगे, अब इसकी टोपी इसके सर पे लगानी है, इसकी टोपी इसके सर पे लगानी है, मतलब ये हुआ। तो रिएक्टेंट मेरे वो है, अब ये समझना है आपको। तो चलो सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं 0, इसका नहीं लिखना है, फॉस्फोरस का -3 और इधर +1। ठीक है, मैं लिख रहा हूं PS3 की टोपी कितने की आएगी, PS3 की टोपी कितने की आएगी, -3 से 0 में आया 3, यही है। और H2PO2 माइनस की जो टोपी आएगी वो कितने की आएगी, 1 की। बात क्लियर। PS3 की टोपी आ गई 3 की, H2PO2 माइनस की टोपी आ गई 1 की। तो PS3 की टोपी कितने की है, 3 की, तो 3 लिख दो यहां पे। इसकी टोपी 1 की है, 1 लिख दो यहां पे, बस। जैसे उधर से करते थे इस बार इधर से बैलेंस करना है। फॉस्फोरस 1 और 3 कितने फॉस्फोरस हो गए, 4 फॉस्फोरस हो गए, तो 4 फॉस्फोरस के एटम है। बेसिक मीडियम है तो सीधा चार्ज बैलेंस करो, माइनस का 3 है तो ये लो 3। अब हाइड्रोजन काउंट कर लो, इधर है 3 और 6 9, इधर है अभी तक 3, तो 3 H2O भी ऐड करना है, हो गई बैलेंसिंग। 3 H2O भी बैलेंस करना है, ये लो बैलेंस हो गया। सेकंड नंबर देखो, और देखो अभी तो सल्फर लिया S प्लस, बेसिक मीडियम है OH माइनस, ये लीजिएगा भैया S-2 प्लस S2O3 -2। क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, बैक साइड से बैलेंस करना, डिस्प्रोपोर्शन 0 -2 और +2। 0 वाला -2 में गया, 0 वाला सल्फर ही +2 में गया। एक ही तत्व का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे, एक ही तत्व का ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों हो रहे, इसका मतलब डिस्प्रपोर्शन तो है, ये बात तो समझ में आ रही है। चलो बैक साइड से बैलेंस करना है, तो S-2 की टोपी बोलो भैया 2 की, S2O3 माइनस की टोपी, सुने बात को, ये 2 वाला गया 0 में, कितने का चेंज आया, 2 का। 2 वाला गया 0 में, कितने का चेंज आया, 2 का। कितने सल्फर है उधर, इस साइड में देखना, रिएक्टेंट तो ये 2 सल्फर है ना, तो कितना हो गया 4। टोपी ऐसे लगा दूं 1 और 2 की, इसकी टोपी 1 है तो ये इधर 1 लगेगा, इधर 2 लग जाएगा। कितने सल्फर हो गए, 2 और 2 4। अरे उससे लिखो ब्लू पेन से, ये 2 और इधर 1, तो कितने सल्फर हो गए 4, ये लो सल्फर 4, माइनस का 4 और माइनस का 6, तो 6 OH, 6 OH आएंगे तो इधर आएगा 3H2O। रैंडमली चेक कर लो ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन आए, ये 3 और 3 6 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है बात। थर्ड नंबर एग्जांपल देखो, थर्ड नंबर एग्जांपल और देखो, ये लिया मैंने Cl2 प्लस OH माइनस ले लिया, Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस, ये ले लिया जैसे। अब इसको बैलेंस करना है, पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर लिखने का। ऑक्सीडेशन नंबर कितना 0, इधर क्या -1, इधर क्या +5, यही बात हुई। ठीक है, Cl माइनस की टोपी 1, ClO3 माइनस की टोपी 5, आगे टोपी 5 और 1। अब सुने, -1 वाला गया 0 में, ये टोपी हो गई। Cl माइनस की टोपी कितनी, 1 की, तो इधर 1 लिख दो, इधर 5 लिख दो, बस काम हो गया। 6 Cl हो गए तो 3 Cl2 लिखना है, उधर माइनस का 6 चार्ज हुआ तो 6 OH लिखना है, तो इधर क्या लिखूंगा 3H2 लिखूंगा, बस। बोलो भैया समझ में आ रहा ना, चले आगे। अगला एक और देख लो बैलेंसिंग, S3PO3 है, इसको मैंने हीट किया तो बना फॉस्फीन प्लस S3PO4। चेक करो डिस्प्रपोर्शन है या नहीं है, करते हैं, चेक करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर +3 -3 +5, +3 वाला -3 में गया डिक्रीज, +3 वाला +5 में गया इंक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, डिस्प्रपोर्शन है, तो बैक साइड से बैलेंस करेंगे। तो PS3 की टोपी बोलो, -3 से +3 में गया है तो 6 का चेंज आया। S3PO4 की टोपी बोलो भैया, बोलो कितनी आएगी, +3 में है, पहले था +5 में, टोपी आ गई 2 की।
तो इसका मतलब इसको ऐसे लिख दूं 3 और 1 की टोपी। PS3 की टोपी आई 3, तो इसका मतलब इसको इधर लिखना है और इसकी टोपी आई 1। कितने फास्फोरस हो गए? 4। बस ये 4 लिख दो, कोई मीडियम वगैरह नहीं दे रखा है, बैलेंस है पूरा। देखो हाइड्रोजन 12 हुए, 3 और 9 12। ऑक्सीजन कितने हुए? 12, 3 चौक 12, हो गई बैलेंस। ये देख लो, बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। ऑल क्लियर? बड़े आगे चलो टाइप थर्ड पे आते हैं। तो टाइप सेकंड कैसे डिफरेंशिएट होगी? टाइप फर्स्ट से मालूम चल गया, टाइप सेकंड कैसी आएगी? डिसप्रपोर्शन होगी, और डिसप्रपोर्शन अपन पहचान लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर लिखते ही मालूम चल जाएगा एक ही तत्व का ऑक्सीकरण अंक इंक्रीज भी हो रहा है और ऑक्सीकरण अंक क्या हो रहा है? डिक्रीज भी हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? डिसप्रपोर्शन बोलेंगे। आए टाइप थर्ड पर। टाइप थर्ड के बता देता हूं। देखो 7 एग्जांपल लास्ट क्लास में करवाए थे, 4 आज और हो गए, 7 और 4 11 हो गए, 2-3 और करवा देते, बस 14-15 मैंने करवा दी, 14-15 एग्जाम्पल आप कर लेना। एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं ना पीछे, बुक्स के पीछे रेडॉक्स वाले चैप्टर में, उनको कर लेना आप, है ना। चलो टाइप थर्ड पे बात करते हैं। टाइप थर्ड, टाइप थर्ड कौन सी? यदि एक तत्व उत्पाद की तरफ, हिंदी में लिख रहा हूं आपको आसानी समझ में आए, यदि एक तत्व उत्पाद की तरफ एक से अधिक बार अलग अलग ऑक्सीकरण अंक में उपस्थित हो, तो कैसे टैकल करें? यदि एक तत्व उत्पाद की तरफ एक से अधिक बार अलग अलग ऑक्सीकरण अंक में उपस्थित हो, एक ही तत्व होना चाहिए, उत्पाद की साइड में एक से अधिक बार अलग अलग ऑक्सीकरण अंक में उपस्थित हो, पहचान लोगे। देखो जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, बैलेंस करना है, ऐसी रिएक्शन भी होना, अभी मैं आइडेंटिफाई करा देता हूं, इनको भी कैसे बैलेंस करना है? बैलेंसिंग फ्रॉम बैक साइड, बैलेंसिंग फ्रॉम बैक साइड, इनको भी किस साइड से बैलेंस करना है? बैक साइड से ही बैलेंस करे, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल देखो, कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3 है, तो मैं HNO3 लिख देता हूं। कॉपर प्लस HNO3, तो कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, प्लस कौन सी गैस रिलीज होती है मालूम है ना, इनऑर्गेनिक में पढ़ा है, NO गैस रिलीज होती है। सुने, ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो, आपको मालूम चल जाएगा। कॉपर का 0 + 5, कॉपर +2, नाइट्रोजन +5, नाइट्रोजन +2, कॉपर 0 से +2 में गया ऑक्सीकरण, नाइट्रोजन +5 से +2 में आया, अब चेन रिडक्शन। ये बात तो मालूम चल गई, डिसप्रपोर्शन तो नहीं है। हाँ अब गौर करें, नाइट्रोजन +5 में है, नाइट्रोजन उत्पाद में 2 बार आ गया, देख लो, एक बार +5 में, एक बार +2 में। एक तत्व उत्पाद की तरफ एक से अधिक बार आ गया, अलग अलग ऑक्सीकरण अंक में आ गया, बस काम हो गया आपका। टाइप थर्ड है, पहचान लिया टाइप थर्ड को। एक तत्व नाइट्रोजन उत्पाद में एक से अधिक बार आया और उनका ऑक्सीकरण अंक क्या है? अलग अलग, 5 और 2 अलग अलग हो गया, टाइप थर्ड है, ठीक है। बैक साइड से बैलेंस करना, इसका मतलब रिएक्टेंट ये है, तो कॉपर नाइट्रेट की टोपी कैलकुलेट कर लो, इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करोगे? कॉपर +2 में 0 में गया, 2 का चेंज, क्या नाइट्रोजन का चेंज हुआ है क्या? नहीं, +5 का +5 में, तो 2 की आएगी। NO की टोपी 2 में था, +5 में आ गया, कितने का चेंज हुआ? +5 - +2 = 3, कितने का चेंज हुआ? 3 का। लगाओ टोपी। कॉपर नाइट्रेट की टोपी कितने की है? 2 की, तो ये इसके ऊपर लगेगी। NO की टोपी 3 की है, तो इसके ऊपर लगेगी। 3 हो गए कॉपर, ये लो 3 कॉपर। नाइट्रोजन कितने हुए? 2 × 3 6 और 2 8, ये लो 8 HNO3। इधर 8 HNO3 आया है, तो 4 H2 आना चाहिए इधर,
रेंडमली ऑक्सीजन को चेक कर लो, 8 या 24, 3 दूनी 6, 6 या 18, 18 और 2 20, 20 और 4 24, हो गई बैलेंस। बोलो सेकंड देखें, यही कॉपर होता प्लस HNO3 होता कंसंट्रेटेड वाला, तो ये बन जाता कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2। तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, अपना मालूम चल जाएगा, 0 + 5 + 2 + 5 एंड +4। नाइट्रोजन +5 में इधर 2 बार नाइट्रोजन आ गया, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग है, टाइप थर्ड की तो हो गई। बैक साइड से बैलेंस करना है तो कॉपर नाइट्रेट की टोपी, कॉपर नाइट्रेट की टोपी कितने की हुई, कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है, +2 है इधर 0 में, तो 2 की टोपी आएगी। NO2 की टोपी कितने में है, 4 में है, +4 में इधर +5 में, 1 का चेंज आया, बस लिख दो। इसकी टोपी 2 की है तो 2 इधर 1 इधर, कॉपर 1 हुआ, लो 1। नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 4, ये लो 4 HNO3, 4 HNO3 आया तो 2 H2O लिखना है। रैंडमली चेक कर लो ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं, 12, 3 दूनी 6 और 4 10, 10 और 2 12, ठीक है बात। अगला एग्जाम्पल और देखो, K2Cr2O7 प्लस HCl कन्वर्ट KCl प्लस CrCl3 प्लस Cl2, ये ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। सबसे पहला काम अपना मालूम चलेगा, +6 -1 -1 +3 -1 0। Cl जो है वो उत्पाद में 1 से ज्यादा बार आया, 3 बार आया, अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था में, -1 -1 और 0 में, तो अलग अलग हो गया ना, -1 और 0, तो इसका मतलब टाइप थर्ड हो गया। एक तत्व उत्पाद में 1 से अधिक बार हो और अलग अलग ऑक्सीकरण अंक में हो, बात क्लियर। चलो आगे, अब सुने बात को, बैक साइड से बैलेंस करना है। एक बात सोचो, इधर पोटेशियम का भी +1 है, इधर भी +1 है, Cl -1 है, Cl -1 है, तो इसके बारे में नहीं सोचना है, इसके बारे में नहीं सोचना। क्यों नहीं सोचना सर, पोटेशियम +1 में जाएगा, Cl -1 का -1, तो यहां तो कोई चेंज हुई नहीं। CrCl3 से सोचना स्टार्ट करें, CrCl3 की टोपी कितने की होगी वो सोचे सबसे पहले, +3 में है, +6 में है, 3 का चेंज। अब 2 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नहीं, क्यों, अरे भैया CrCl3 में कितने Cr है, एक ही तो 3 का ही चेंज करना, इधर से चेक करता तो 2 का हो जाता, ठीक है बात। आगे बोलो, Cl2 की टोपी 0 से आया 1 में तो 1, और Cl2 में 2 क्लोरीन है तो 2, बस काम हो गया आपका। CrCl3 की टोपी 3 है तो ये इसके ऊपर लगेगी, ये इसके ऊपर लगेगी, अभी इसके ऊपर छोड़ो, क्रोमियम 2 है तो क्रोमियम इधर 2 है तो ये 1 लगा दो, जैसे ही 1 लगाया तो पोटेशियम मालूम हो गया, कितने हो गए, फिक्स हो गए, 2 पोटेशियम हुए तो ये 2। अब Cl काउंट कर लो, लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में, 2 और 6 8 और 6 14, तो 14 HCl आएगा, तो इधर साथ में क्या ऐड करना पड़ेगा, 7 H2O। ऑक्सीजन रेंडमली चेक कर लो, 7 और ये रहा 7, हो गया बैलेंस। इसी टाइप से एक और रिएक्शन देख लो लास्ट, KMnO4 लिया मैंने, प्लस HCl लिया, KCl प्लस MnCl2 प्लस Cl2, ये डी ब्लॉक की फेमस रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन नंबर लिखा, Mn का +7 -1 +1 -1 +2 -1 0। Cl 1 से ज्यादा बार आया प्रोडक्ट में, ठीक है, टाइप थर्ड की हो गई। बैक साइड से KCl के बारे में सोचना ही नहीं है, MnCl2 की टोपी 5 की, Cl2 की टोपी वही 0 से -1, 1 का चेंज, 1 × 2 2 का, तो MnCl2 की टोपी 5 आई तो 5 इधर लगाना है, इधर 2 लगाना है, 2 Mn होने चाहिए तो ये लो 2, पोटेशियम 2 होने चाहिए तो 2, 2 दूनी 4 और 2 6 और 10 16, तो 16 HCl।
16 HCl आएगा तो 8 H2 होगा। हो गई बैलेंसिंग सारी? बोलो हाँ या ना, बोलो भैया। ऑल इज क्लियर? चले आगे, चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। ये बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स वाला टॉपिक अपना कंप्लीट, ठीक है। देख लो मैंने कितने एग्जाम्पल करवा दिए, 15 एग्जाम्पल तो मैंने करवा दिए, 15 तुम लोग करोगे तो बहुत है इतने तो। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक, हेडिंग लगाइएगा, हेडिंग लगा दे, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास तुल्यांकी भार या तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी भार या तुल्यांकी द्रव्यमान एक ही बात है, शॉर्ट में लिखते हैं ईडब्ल्यू, इक्विवेलेंट वेट मास, एक ही बात है। पहले अपन इसकी बिल्कुल डेफिनेशन की बात करते हैं, बेसिक डेफिनेशन की, उसके बाद अपन इसके ऊपर क्वेश्चन वगैरह भी करेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट मास होता क्या पहले वो समझते हैं। देखिए डेफिनेशन, तुल्यांकी भार किसी तत्व का वो द्रव्यमान है, किसी तत्व का वो द्रव्यमान है जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम से या ऑक्सीजन के 8 ग्राम से या Cl के 35.5 ग्राम से अभिक्रिया करता है। तुल्यांकी भार किसी तत्व का वो द्रव्यमान है जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम से या फिर ऑक्सीजन के 8 ग्राम से या फिर क्लोरीन के कितने ग्राम से रिएक्ट करेगा, 35.5 से रिएक्ट करता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी भार बोलते हैं। डेफिनेशन समझ में आई? जैसे अगर मेरे को किसी का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, तुम लोगों ने बोला कि एग्जाम्पल दिया सोडियम का तुल्यांकी भार ज्ञात करो, तो मैंने कहा ठीक है, सोडियम का तुल्यांकी भार कैसा आएगा। तो सोडियम का अगर तुल्यांकी भार ज्ञात करना तो पहले इसकी तीनों में से किसी एक के साथ रिएक्शन मालूम होनी चाहिए। तो मालूम है NaCl बनता है, बैलेंस कर दो। अब अपन मूल कंसेप्ट तो पढ़ ही चुके हैं, तो अपन को मालूम है इसके 2 एटम का भार कितना हो गया, 46 ग्राम, और इसका हो गया 71 ग्राम। 71 ग्राम क्लोरीन से कितने ग्राम सोडियम अभिक्रिया करता है, 46। तो 1 ग्राम से कितना करेगा, 46/71, और क्लोरीन के लिए कितने पे डिफाइन होता है, 35.5 ग्राम पे। तो 35.5 से कितनी रिएक्शन करेगा, ये लो 23। और जो 23 ग्राम होगा, तुल्यांकी भार किसी तत्व का वो द्रव्यमान है जो क्लोरीन के 35.5 से रिएक्ट करे। क्लोरीन के 35.5 से कितना रिएक्ट कर रहा है, 23। तो सोडियम का तुल्यांकी भार जो होगा, Na का तुल्यांकी भार वो कितना हो जाएगा, 23 होगा। ठीक है बात? चलो एक एग्जांपल और करते हैं। अगर मैंने तुम्हें ऐसे दे दिया कि बताओ मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार कितना होगा, तो तुम वापस यही मेथड लगाओगे, Mg + Cl2 कन्वर्ट MgCl2, इसी टाइप से कर लिया है ना, कर लो। मैं बता रहा हूं कि मैंने रिएक्शन ऐसे लिख दी, Mg + O2 चेंज करके लिख दी, MgO बनेगा। तो 2Mg + O2 कन्वर्ट हो गया और बन गया 2MgO। 2Mg + O2 कन्वर्ट होके बन गया 2MgO, इस टाइप से बन रहा है। तो अब देखो कैसे करें इसको। अगर 2Mg + O2 कन्वर्ट होके 2MgO बन रहा है तो बात सुने, मैंने कहा मैग्नीशियम का 24 होता तो ये हो गया 48 ग्राम, ये हो गया 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन से कितना अभिक्रिया करता है, 48 ग्राम। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन से कितना अभिक्रिया करेगा, 48 / 32,
और इसलिए 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितना अभिक्रिया करेगा, 48 डिवाइड बाई 32 इंटू 8 इज इक्वल टू 12। जो 8 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है वही तुल्यांकी भार होता है। तो मैं ऐसा बोल दूं क्या, मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार जो होगा वो 12 होगा। ठीक है बात, ये बात तो ठीक है, कैलकुलेट कर लिया। इसका मतलब मेरे को हर बार रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, या तो हाइड्रोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ या क्लोरीन के साथ। रिएक्शन कैसी भी लिखो आंसर सेम आने वाला है, चाहे ऑक्सीजन के सापेक्ष कैलकुलेट करो या क्लोरीन के सापेक्ष कैलकुलेट करो, आंसर तो सेम आएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है बात। अब सुने मुद्दे की बात, बार बार रिएक्शन कोई जरूरी नहीं हो अपन को याद ही हो, रिएक्शन कोई गारंटी नहीं अपन को क्या हो, याद हो। तो उस कंडीशन में क्या करें, तो मैंने कहा मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। अगर आपको तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, कभी भी क्या कैलकुलेट करना है, तुल्यांकी भार, तो या तो वो तत्व होगा, परमाणु होगा या अणु होगा। परमाणु हुआ तो परमाणु भार ले लेना, और अणु हो जाए तो ऑब्लिक मैंने कहा अणु भार ले लो, दोनों में से। अपॉन एक होता है एन फैक्टर, एन कारक, या वैलेंस फैक्टर, संयोजकता कारक। एन फैक्टर बोलो, वैलेंस फैक्टर बोलो या संयोजकता कारक बोलो, एक ही बात है। सर देखो मेरे को परमाणु भार आपने लिखवा रखे, अणु भार ज्ञात करने का मेथड बता रखा है, तो परमाणु भार या अणु भार तो मैं ज्ञात कर लूंगा, मेरे को एन फैक्टर कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर एन फैक्टर कैलकुलेट कर लिया तो तुल्यांकी भार भी आ जाएगा। तो अब अपन हेडिंग लगवा रहे हैं एन फैक्टर। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एन फैक्टर। एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन वो देखते हैं। एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे अपन वो चीज देख रहे हैं अब, तो उससे अपना तुल्यांकी भार कैसे कैलकुलेट होगा वो मालूम चल जाएगा। ठीक है बात। चलो भैया ये देखो, मैं वापस लिख देता हूं। इक्विवेलेंट वेट या तुल्यांकी भार जो था वो था परमाणु भार ऑब्लिक अणु भार अपॉन एन फैक्टर, एन एफ या वैलेंस फैक्टर या संयोजकता कारक। अपन पढ़ रहे वैलेंस फैक्टर। ठीक है, केस फर्स्ट किसके लिए, फॉर एटम या फिर आयंस के लिए, परमाणु या आयन के लिए। किसके लिए, परमाणु या आयन के लिए। परमाणु या आयन का जो एन फैक्टर होता है वो होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक होता है। क्या होगा, ऑक्सीकरण अंक होगा। बस ये ध्यान रखें। मैं एग्जांपल लेते हुए चल रहा हूं। ठीक है, एग्जांपल लेते हुए चल रहे हैं अब अपन। फर्स्ट नंबर एग्जांपल, फर्स्ट नंबर एग्जांपल सोडियम। बताओ सोडियम का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, +1। तो इसका मतलब एन फैक्टर जो होगा वो 1 होगा। मैग्नीट्यूड देखना है, प्लस माइनस नहीं देखना है, मैग्नीट्यूड देखना है। तो एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। अगर इसका एन फैक्टर 1 है, किसका, सोडियम का, तो इक्विवेलेंट वेट एटम है तो 23 अपॉन एन फैक्टर 23। पहले कैलकुलेट किया था तब भी तो 23 आया था। अगला देखो मैग्नीशियम, तो मालूम है ना मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण अंक जो होता है वो +2 होता है। तो इसका मतलब एन फैक्टर हो गया 2, तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा एटॉमिक वेट 24 डिवाइड बाई 2, 12। ठीक है बात। थर्ड नंबर एग्जांपल देखो, थर्ड नंबर एग्जांपल देखो। थर्ड नंबर एग्जांपल मैंने लिया एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण अंक लिखवा रखा है तो मैं +3 होता है, +3 होता तो एन फैक्टर कितना हो गया, 3। तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, एटॉमिक वेट 27 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 9। ये लो आ गया। ठीक है, फोर्थ नंबर एग्जांपल देखो। फोर्थ नंबर एग्जांपल मैंने लिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक +1 होगा या -1 होगा, तो एन फैक्टर, मैग्नीट्यूड दोनों केस में एक ही होगा, एन फैक्टर 1। तो इक्विवेलेंट वेट 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1। पांचवा केस, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक सामान्यतः तो -2 होता है, तो एन फैक्टर जो होगा वो हो जाएगा 2। तो इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक वेट 16/2, 8। ठीक है, क्लोरीन की बात करते हैं।
ऑक्सीकरण अंक होता है -1, जनरली बोल रहा हूं, जनरली। तो इसका n फैक्टर जो होगा वो कितना होगा 1। तो इक्विवेलेंट वेट परमाणु द्रव्यमान 35.5 बटा 1 कितना होगा 35.5 होगा। एक बात ऑब्जर्व करो, गौर करो, जो तुम्हें लिखा था ना हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन के 8 ग्राम से रिएक्शन करता है, या क्लोरीन के 35.5, इसका मतलब ये इनके तुल्यांकी द्रव्यमान ही तो है, ये इनके तुल्यांकी द्रव्यमान ही तो है। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8 और क्लोरीन का 35.5। चले आगे, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अगर मेरे को ऐसा मिल जाए, Fe मिल जाए, फिर पूछे, तो मैंने कहा देखो Fe जो होता है उसका ऑक्सीकरण अंक +2 भी हो सकता है या +3 भी हो सकता है। कैसे? मैं फेरस हुआ तो +2 होगा, फेरिक हुआ तो +3 होगा। तो n फैक्टर 2 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है। तो इक्विवेलेंट वेट मैंने कहा 56/2 भी हो सकता है या 56/3 भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, कोई भी। ठीक है, तो इसका मतलब एक बात बोल दूं कि ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। डी ब्लॉक का तत्व है Fe डी ब्लॉक का तत्व है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। अगर ऑक्सीकरण अंक परिवर्तित होगा, या ऐसा बोल दूं सामान्यतः डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं उनके तुल्यांकी द्रव्यमान फिक्स नहीं होते, क्योंकि ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। और जब परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे तो n फैक्टर चेंज होगा, n फैक्टर चेंज होगा तो इक्विवेलेंट वेट भी क्या होगा, चेंज होगा। केस फर्स्ट समझ में आ गया। केस सेकंड, केस सेकंड अपन बात करते हैं फॉर रेडिकल। मूलक क्या होता है? अगर किसी अणु पर आवेश होता है, किस पर आवेश होता है? अणु पर। तो अणु पर आवेश होता तो उसे क्या बोलते हैं? रेडिकल मूलक बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, n फैक्टर जो होगा इसका मूलक पर उपस्थित आवेश ही होगा, मूलक पर उपस्थित आवेश, अणु पर उपस्थित आवेश। सीधा आवेश दिख ही रहा है। एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल SO4-2। तो इसका ऑक्सीकरण अंक बोलो, या सीधा n फैक्टर देख लो, 2 आवेश जो दिख रहा है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट 96 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 48। 96 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 48। ठीक है बात। सेकेंड नंबर कार्बोनेट CO3-2। चलो n फैक्टर बोलो, सीधा चार्ज दिख रहा है वही होगा 2। इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट 60 डिवाइड बाई 2 कितना? 30। ठीक है, थर्ड नंबर का एग्जांपल देखो, अमोनियम आयन NH4। तो सीधा n फैक्टर चार्ज कितना दिखा? 1। इक्विवेलेंट वेट अणु बार कितना? 18/1, 18। ठीक है, आपने लिया OH माइनस, OH माइनस का n फैक्टर जो होगा वो 1 होगा, सीधा दिख रहा है। इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? 17/1, 17। ठीक है, अगला देखो पांचवा नंबर का, आपको ऐसा दिख जाए कोई NO3 माइनस नाइट्रेट। तो इसका सीधा n फैक्टर कितना लोगे? 1। इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया भैया? 62 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 62। कर लोगे इस साइड से? मेरे को ना तो ये मिलता है ना ये मिलता है, मेरे को क्या मिलता है वहां पे एग्जाम में? कंपाउंड। तो अब थर्ड बात करते हैं कंपाउंड के लिए। किसके लिए बात करते हैं? कंपाउंड के लिए। केस थर्ड कंपाउंड। कंपाउंड के लिए बात करेंगे जो अपन को मिलेगा बेसिकली। केस थर्ड कंपाउंड। यौगिक के लिए
यौगिक के लिए अगर एन फैक्टर पूछे आपसे, उबेनिस्ट आवेश बोलते हैं उसको। उबेनिस्ट आवेश का मतलब ऐसा बोल सकता हूं, कुल धनावेश या फिर ऑब्लिक कुल ऋणावेश। उस यौगिक में कुल धनावेश कितना है या फिर कुल ऋणावेश कितना है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, एन फैक्टर। अगर कोई कंपाउंड न्यूट्रल है, सुनना बेटा ढंग से, अगर कोई कंपाउंड न्यूट्रल है, उदासीन है, उसके ऊपर चार्ज जीरो है, इसका मतलब ये बात तय है कि जितना उसके अंदर धनावेश होगा उतना को उतना ऋणावेश होगा। ये बात तय है, जितना धनावेश होगा उतना को उतना क्या होगा, ऋणावेश। तो चाहे धनावेश ले लेना या ऋणावेश ले लेना, +2 होगा तो -2 होगा। +2 और -2 में उबेनिस्ट क्या है, 2। +2 या -2 में उबेनिस्ट क्या है, 2 वर्ड उबेनिस्ट है, 2। तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, उसी को अपन क्या बोलेंगे, उसी को अपन बोलेंगे एन फैक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल समझे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो मैंने कहा देखो ये स्पीसीज आप तोड़ते हो अगर इसको, तो एक तो कैल्शियम +2 बनता है, एक कार्बोनेट -2, तो उबेनिस्ट आवेश कितना हो गया, 2। तो एन फैक्टर हो गया 2। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट 100 डिवाइड बाई 2 कितनी, 50। इसको करने का दूसरा तरीका, जैसे ही मैंने अगर इसको ब्रेक कर दिया तो ये आयन की तरह हो गया, पहले वाला केस हो गया। तो एटॉमिक वेट 40 डिवाइड बाई 2 और इसका भी किया था 60 डिवाइड बाई 2, दोनों को ऐड कर दो, 20 + 30 कितना होगा, 50 होगा। आ रही बात समझ में। केस सेकंड, मतलब एग्जांपल नंबर सेकंड, कोई भी एग्जांपल उठा लो, NaCl, कॉमन चार्ज क्या होगा, Na+1 Cl -1, इसका मतलब एन फैक्टर कितना, 1। एन फैक्टर 1, इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, 58.5 डिवाइड बाई 1, 58.5, ये आ जाएगा। थर्ड नंबर एग्जांपल देखो, थर्ड नंबर एग्जांपल देखो, अगर मेरे को ऐसा दे रखा है Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि एल्यूमिनियम के ऊपर होता है +3, तो Al2 +6, सल्फेट के ऊपर होता है -2, 3 सल्फेट है, कितना हो गया, -6, +6 -6, इसका मतलब एन फैक्टर 6, एन फैक्टर 6। एल्यूमिनियम के ऊपर +3, तो 2 एल्यूमिनियम के ऊपर +6, सल्फेट के ऊपर -2, 3 सल्फेट है तो -6, +6 -6 ओवरऑल कितना हो गया, 6 हो गया एन फैक्टर। ठीक है बात। अब बात करते हैं इसके इक्विवेलेंट वेट की। इक्विवेलेंट वेट होगा इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 6। मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा बताओ, 57, ये 27 का डबल हो गया 54, और ये कितना हो जाएगा 288 डिवाइड बाई 6। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आ जाएगा 57। ठीक है, इसको करने का एक अल्टरनेटिव वे मेरे पास और था, ये एल्यूमिनियम +3 और सल्फेट -2 है, तो इसका हो जाता 27/3 प्लस इसका हो जाता 96 डिवाइड बाई 2, ये लो 57, इसका भी आ जाएगा। फोर्थ नंबर, ऐसे ही करना है बस आपको, तो कॉमन चार्ज देखना होता है। ठीक है, MgCl2 का लेना है, तो MgCl2 का लेना है, तो एन फैक्टर क्या होगा इसका, Mg के ऊपर +2, Cl के ऊपर -1, तो 2 Cl के ऊपर -2, तो एन फैक्टर 2। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2, मॉलिक्यूलर वेट ले लेना जो भी। ठीक है बात, इस टाइप से आपको चेक करना, कोई भी कंपाउंड दे रखा हो उसके लिए ऐसे आप चेक करोगे। केस 4, केस 4 फॉर एसिड, एसिड का मतलब अम्ल के लिए, अम्ल के लिए चेक करना है आपको। अम्ल के लिए एन फैक्टर जो होगा, एसिड के लिए जो एन फैक्टर होगा वो देखो क्या होगा। एसिड के लिए एन फैक्टर जो होता है वो होता है H+ आयन की संख्या, यह ऐसा बोल सकता हूं, अम्लीय हाइड्रोजन की संख्या, अम्लीय हाइड्रोजन की संख्या, या मैं इसको और ऐसे बोल सकता हूं, क्षारकता, बेसिसिटी, बेसिसिटी, उसी को अपन क्या बोलते हैं,
उसी को अपन क्या बोलते हैं, एन फैक्टर। एक बात सुने, अम्लीय हाइड्रोजन वही होता है जो किससे कनेक्टेड हो, सोनेक्स से। किससे कनेक्टेड हो, सोनेक्स से। आपने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हो, सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है। और एक्स का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, और ऐसा कार्बन जो कैसा हाइब्रिडाइज हो, sp। कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो, sp। उससे कनेक्टेड हाइड्रोजन जो होता है वही कैसा होता है, एसिडिक होता है, बाकी नहीं होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। मैं इधर सुनना बात को ढंग से, इधर तो लिख रहा हूं एसिड, और इधर लिख रहा हूं उसका एन फैक्टर, और इधर लिख रहा हूं उसका इक्विवेलेंट वेट, और साइड में मेरे को कुछ जरूरत पड़ेगी तो वो लिख दूंगा, ठीक है। पहला HCl अम्ल है, तो हाइड्रोजन क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, क्लोरीन से जुड़ा हुआ एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो एन फैक्टर 1। इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 1, इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट me हो जाएगा। सेकेंड नंबर H2SO4, एसिडिक हाइड्रोजन 2 है, तो एन फैक्टर 2 होगा। कैसे मालूम चला एसिडिक हाइड्रोजन 2 है, मैंने कहा स्ट्रक्चर बना लो, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH, ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजन, एसिडिक है, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2, इसका मतलब m/2। थर्ड नंबर बात करते हैं HNO3, तो HNO3 की बारी आई, तो एक H ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा या नाइट्रोजन से कनेक्टेड होगा, किसी से भी हो, एसिडिक होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 1, इसका मतलब m, ठीक है बात। फोर्थ नंबर ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4, 2। स्ट्रक्चर देखना चाहते हो ऑक्जेलिक एसिड का, तो ये वाला स्ट्रक्चर है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हो, दोनों हाइड्रोजन एसिडिक है, मॉलिक्यूलर वेट होता है डिवाइड बाय 2, इसका मतलब m/2, मॉलिक्यूलर वेट होता है 90 डिवाइड बाय 2, 45 आएगा। मैंने क्यों लिखा अभी आगे बताने वाला हूं, बाकी किसी का तो लिखा ही नहीं। ऑक्जेलिक एसिड हाइड्रेट फॉर्म में ये होता है, तो भी एन फैक्टर तो 2 ही होगा, लेकिन इस बार मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया है, इस बार मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया है, और मॉलिक्यूलर वेट हो गया 126। 126 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 63। 126/2 कितना हो जाएगा, 63। ये बस मेन ध्यान रखने वाले थे। आगे और देखो, अब 3 काम के बताने वाला हूं। H3PO2, अब ऐसा लग तो रहा है मेरे को, ऐसा लग रहा है कि H3PO3 के अंदर जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन 3 है, 3 दिख रहे हैं ना, लेकिन होंगे नहीं। स्ट्रक्चर देखना, हाइपोफॉस्फोरस एसिड नाम है इसका, P डबल बॉन्ड O OH H और H। ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन तो एक ही है, m/1 m हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट H3PO3, फॉस्फोरस एसिड, P डबल बॉन्ड O OH OH एंड H, 2 एसिडिक हाइड्रोजन हुए, m/2, ठीक है। और H3PO4 स्ट्रक्चर बनाया, P डबल बॉन्ड O OH OH एंड OH, कितने हो गए, 3, तो m/3। और तो फॉस्फोरिक एसिड, इन 3 का ध्यान रखना है आपको, तो मेनली बोलो हाँ या ना। ये कंफ्यूज करने वाले हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले H3PO2 H3PO3, दिखते हैं तो 3 हाइड्रोजन है, जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनाओगी तब तक मालूम नहीं चलेगा। चलो आगे, केस कौन सा हो गया, 4th एसिड के लिए। तो 5th बात करते हैं बेस के लिए। बेस के लिए ज्यादा माथापच्ची नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जो दिखेगा वही होगा। केस 5th फॉर बेस सार के लिए, केस 5th सार के लिए, बेस के लिए।
फॉर बेस, क्षार के लिए। ठीक है, समझिएगा। क्षार के अंदर जो होता है, अगर इसके एन फैक्टर की बात करें तो OH माइनस की संख्या होती है। इसको एसिडिक हाइड्रोजन तो है नहीं, अब हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या, और इसी को अपन बोलते हैं अम्लीयता, एसिडिटी। इसी को क्या बोलते हैं, अम्लीयता या फिर एसिडिटी। ठीक है, जो OH माइनस दिखेगा वही होगा, सिंपल सा। जैसे मैंने यहां पे बेस लिख देता हूं, चलो ये बेस है, कुछ क्षार है, ये इनका एन फैक्टर है और ये इनका इक्विवेलेंट वेट है। जैसे सबसे फेमस बेस NaOH ले लो आप, तो एक OH दिख रहा है तो एन फैक्टर 1 होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 1 M 40 हो जाएगा। KOH ले लो, एक ही दिखेगा, M/1 इज इक्वल टू M। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, OH दिख गए 2 तो M/2 इज इक्वल टू M/2। AlOH होल थ्राइस ले लिया तो 3 दिखेंगे तो 3 हो जाएगा, M/3 इज इक्वल टू M/3। ठीक है बात, कोई डाउट है तो बोलो। ये केस कितने हो गए, 5। कितने केस हो गए, 5 केस हो गए। ठीक है, 6th और लास्ट केस देखिएगा, 6th और लास्ट केस, और लास्ट केस किसके लिए बात करें, रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए, फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स अभिक्रियाओं के लिए क्या होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए, रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए क्या होगा, ढंग से समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अपन पढ़ रहे हैं रेडॉक्स है, तो मैंने इक्विवेलेंट वेट करवाना तो वहां चाहिए था ना, एटम वाले में, सॉरी मोल कंसेप्ट वाले में। मैंने क्यों नहीं करवाया, मैंने समझाया था ना, मैं आगे बात करेंगे रेडॉक्स में, तो इसके केस 6 में आ रहा है रेडॉक्स, तो वहां करवाता तो मैं 5 केस ही करवाता, एक केस रह जाता पीछे, इसलिए मैंने यहां पे लिख लिया सारा टॉपिक। ठीक है, केस 6 रेडॉक्स। रेडॉक्स वाले केस में एन फैक्टर जो होता है ना, वो क्या होता है, प्रति अणु ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन। प्रति अणु ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन, मैं बोलता हूं कि इसको तो अपन टोपी बोलते हैं, या फिर प्रति अणु ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन, उसको टोपी बोलते हैं, तो टोपी अपन कैलकुलेट करना जानते हैं। या दूसरा तरीका क्या, सुने बात को ढंग से, दूसरा तरीका क्या, अगर एक बात बताओ, कोई रेडॉक्स अभिक्रिया होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का मतलब क्या, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो सामने वाला एलिमेंट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो दूसरा ग्रहण करेगा। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं उतने ही ग्रहण किए जाते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन हवा में नहीं रहेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं उतने इलेक्ट्रॉन क्या किया जाते हैं, वापस ग्रहण भी किए जाएंगे। ये बात क्लियर, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं उतने उतने इलेक्ट्रॉन क्या करने चाहिए, ग्रहण भी होने चाहिए। ठीक है बात, ऐसा नहीं होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो सामने एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ, नहीं। अगर सामने वाले की कैपेसिटी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की है तो सामने 3 एटम खड़े रहेंगे ऐसे, और तीनों एक 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 ग्रहण कर लेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो 3 ग्रहण हो जाएंगे। तो मैं ऐसा बोल दूं क्या, ऐसा बोल दूं, ट्रांसफर होने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, ट्रांसफर होने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। अब ऐसा नहीं बोलोगे कि 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 6। अरे ऐसा थोड़ी हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन ही तो इधर से इधर गए, तो ट्रांसफर कितने इलेक्ट्रॉन को हुआ, 3 ही तो इलेक्ट्रॉन हुआ। तो ट्रांसफर होने वाले इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, उसी को अपन टोपी बोलते हैं, उसी को प्रति अणु ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन बोलते हैं। एग्जाम्पल समझते जाना, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल, Fe+2 था, +3 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, रेडॉक्स सभी के ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन हुआ, +2 से +3, एन फैक्टर 1। मैं एक बार लिख देता हूं, ऑक्सीकरण अंक भी लिख देता हूं इसका। चलो इसका ऑक्सीकरण अंक लिखते हैं सबसे पहले, +2 इसका +3, परिवर्तन कितने का हुआ, 1 का, तो एन फैक्टर कितना हो गया इसका 1। इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, Fe का एटॉमिक वेट
डिवाइड बाई 1, Fe का एटॉमिक वेट होगा 56 डिवाइड बाई 1, 56 हो जाएगा। ठीक है बात, पहला एग्जांपल समझ में आया। अगला एग्जांपल, Sn+2 से Sn+4 में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर +2 +4, एन फैक्टर कितने का होगा, 2 का। इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, जो भी एटॉमिक वेट होगा डिवाइड बाई 2 कर देना। ठीक है बात, नेक्स्ट एग्जांपल पे आओ, नेक्स्ट एग्जांपल पे आओ, थर्ड नंबर। आपने कहा K2Cr2O7 है, एसिडिक मीडियम है, Cr+3 में कन्वर्ट होता है। मैंने कहा ठीक है, तो अपन कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन, टोपी कैलकुलेट करनी है। मैं कहूंगा ऑक्सीडेशन नंबर 6 का है, इधर 3 का है, तो एन फैक्टर 3 का भैया है ना, एन फैक्टर 3 का ट्रांसफर हुआ, लेकिन इसके एक अणु में 2 क्रोमियम है, तो कितने का ट्रांसफर होगा, 6 का, तो एन फैक्टर 6। तो K2Cr2O7 का इक्विवेलेंट वेट जो आएगा वो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 6, 294 के आसपास होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट, डिवाइड बाई 6 कर देना तो 49 आ जाएगा। ठीक है, K2Cr2O7 ऑक्सीकारक होता है, ये बात मैं पहले समझा चुका हूं। K2Cr2O7 ऑक्सीकारक होता है केवल अम्लीय माध्यम में, देखो H+, ये इनऑर्गेनिक में भी पढ़ चुके हो। KMnO4 जो होता है एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों मीडियम में क्या होता है, ऑक्सीकारक की तरह ट्रीट करता है। तो देखिए अगला एग्जांपल, KMnO4 एसिडिक मीडियम है, अम्लीय माध्यम में, Mn+2 बनाएगा। स्ट्रॉन्ग बेसिक में, प्रबल क्षारीय में MnO4-2 बनाएगा। स्लाइटली बेसिक हो, स्लाइटली बेसिक का मतलब दुर्बल बेसिक हो या फिर न्यूट्रल हो, तो बनाएगा MnO2। पहले तो इनके कलर ध्यान रखने हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक को पढ़ चुके हो, ये मेरा काम नहीं है, मैंने तो बता रहा हूं बस। पर्पल ये है कलरलेस, इसमें Mn का कलर है ग्रीन, और ये डार्क वॉयलेट या फिर ब्लैक कलर का है। ठीक है, बात आ रही समझ में। अब अपन बात करते हैं इसके एन फैक्टर की, ये लो एन फैक्टर और ये लो इक्विवेलेंट वेट। Mn+7 में +7 से +2 5 का चेंज, एन फैक्टर 5, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 5। +7 में इधर +6 में आएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लो, 1 का चेंज m/1। +7 में +4 में आ गया तो 3 का, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई, सॉरी हाँ एन फैक्टर 3 आया, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 3, ये आ जाएंगे। बोलो, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 3 आ गया। एसिडिक बेसिक, तो एसिडिक मीडियम में अगर KMnO4 पूछे तो आपको थोड़ा ध्यान रखना, इक्विवेलेंट वेट m/5 करना है। स्ट्रॉन्ग बेसिक में पूछे तो m/1 करना है, स्लाइटली बेसिक में पूछे तो m/3। कंफ्यूजन होता है सर बेसिक लिखा हुआ है या नॉर्मल, तो जब नॉर्मल बेसिक लिखा हुआ है तो स्लाइटली बेसिक मानना है। ऐसे लिखा हुआ है ना KMnO4 बेसिक मीडियम में, तो बस स्लाइटली बेसिक मान ले और किस में कन्वर्ट कर दे, MnO2 में। आ रही बात समझ में, चले आगे। अगला देखो, जैसे कोई रिएक्शन बेसिस पे दे दे, जैसे कोई रिएक्शन बेसिस पे दे दे और पूछे इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, जैसे जैसे सुने ये दे दिया, आप ये लिखते हो MnO4- है प्लस I- है, ये अगर MnO2 प्लस IO3- में कन्वर्ट होता है। यहां मान लीजिएगा पोटेशियम आयोडाइड था, क्या था, Ki था, तो मेरे से पूछ ले व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ I-, तो मैं तो सिंपल सा ये बोलूंगा कि I- का ऑक्सीकरण अंक था -1, इधर हो गया +5, चेंज कितने का हुआ, 6 का, तो एन फैक्टर ऑफ I- इज इक्वल टू 6, देन इक्विवेलेंट ऑफ I- इज इक्वल टू एटॉमिक वेट डिवाइड बाई 6। अगर यहां पे पोटेशियम होता तो मॉलिक्यूलर वेट लिख देता Ki का डिवाइड बाई 6 कर देता। पोटेशियम का अगर होता तो Ki का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 6 लिख देगा। ठीक है बात, आगे देखो और देखो, जैसे कितने एग्जाम्पल बता दिए मैंने, 5 तो बता दिया आपको।
देखते जाओ भैया, 10-15 एग्जाम्पल मैं करवा दूंगा इसके रेडोक्स के एन फैक्टर के, है ना। इसी टाइप से आपको जितनी भी रिएक्शन लिखाई हुई ना उन सब के लिए एन फैक्टर कैलकुलेट कर लेना। रेडोक्स सब जितने भी मैंने बैलेंसिंग करवाई है। 6 नंबर देखे, H2O3 थायोसल्फेट है, एसिडिक मीडियम लोगे अगर, और एक लेते हो बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में ये कन्वर्ट होता है S4O6-2 में, टेट्राथायोनेट में, और बेसिक मीडियम होता है SO4-2 में, सल्फेट में। ठीक है, एन फैक्टर लिख देते हैं इधर कि क्या होगा, ये लो एन फैक्टर और इधर इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, बात सुनो इधर सुनो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या, +2। इधर कैलकुलेट किया था, ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहा हूं 2.5, ऑक्सीडेशन स्टेट तो 5005 आई थी, तो एवरेज होता है ऑक्सीडेशन नंबर। मैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहा हूं, स्टेट का तो कोई लेना देना ही नहीं। 2 से 2.5 कितने का चेंज हुआ, 0.5 का। कितने सल्फर है, 2, तो एन फैक्टर 1, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 1, 2 है, इधर है 6, कितने का चेंज हुआ, 4 का। कितने सल्फर है, 2, तो 4 × 2 एन फैक्टर आएगा 8 मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 8। ठीक है बात। चलो अगला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 7। FeS2 है, क्या है, FeS2, ये कन्वर्ट हो रहा है Fe2O3 में प्लस SO3 में। मजेदार बात है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, सुनना बात करो से। ये S2-2 जो है ना, ये पर सल्फाइड है। क्या है, पर सल्फाइड, लाइक एज पर ऑक्साइड। जैसे पर ऑक्साइड होता ना O2-2, वैसे ये पर सल्फाइड है S2-2। जब S2 के ऊपर -2 होगा तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, सल्फर का -2 है, इसमें Fe का +3 है, इधर सल्फर का कितना हो गया, +6। अब FeS2 का जब मैं एन फैक्टर कैलकुलेट करूंगा तो उसमें आएगा Fe का ऑक्सीकरण अंक, Fe के ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन, प्लस सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन। बोलो, ये आएगा। अगर ये आता तो Fe का +2 से +3 1 का चेंज, प्लस -1 से 6 7 का चेंज है, और कितने सल्फर है, 2, कितने का चेंज आएगा, 15 का। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 15, कितने का होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 15 का। ठीक है बात। चलो आगे, अगला 8वां एग्जाम्पल। ये नाइट्रोबेंजीन है, ये कन्वर्ट हो रहा है एनिलीन में। अपन से पूछा नाइट्रोबेंजीन का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, रेडॉक्स है बिल्कुल। ऑर्गेनिक में मालूम है 6H का रिडक्शन है, तो एन फैक्टर तो 6 ही आएगा वैसे, लेकिन मैं यहां पे आपको बता रहा हूं कैसे आएगा। नाइट्रोबेंजीन को ऐसे लिख दे, चलो ये लो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ले लो, और एनिलीन को ऐसे लिख दे। ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर रहा हूं, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस यहां पे होने वाला नाइट्रोजन को, एक का यहां पे 3 और 2 का यहां पे हो गया, सॉरी यहां पे नहीं होगा, 2 और 2 4, लेकिन एक कार्बन से वापस खींच लेगा तो 3 का लॉस हुआ तो +3, यहां से खींच रहा है, यहां से भी खींच रहा है, यहां से भी खींच रहा है, -3, कितने का चेंज हुआ, 6 का। इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 6, और मैंने बोला 6H का रिडक्शन है तो एन फैक्टर तो वैसे भी 6 आएगा। ठीक है बात। ये तो नॉर्मल रेडॉक्स वगैरह के लिए आ गया एन फैक्टर। अब जैसे डिस्प्रपोर्शन पढ़ा था तो उसमें कैसे करना है, ये ली थी रिएक्शन P4 + OH- कन्वर्ट हुआ PS3 + H2PO2-। मन का ठीक है। जब ऐसी रिएक्शन आए ना तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें इस बार अपन कैलकुलेट करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अगर आपको मालूम है तो यहां पे 3 आया था, यहां पे 1 आया था, यहां पे 1 आया था, बस इतना ध्यान रखना। बैलेंसिंग आनी चाहिए, अब यहां पे बैलेंसिंग भी जरूरी रहेगी। ये लिख दिया, ये था -3 से 0 में गया, तो इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए।
ये +1 से 0 में गया, इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। कितने फास्फोरस है? 3, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुए। इसने 3 त्यागे, इसने 3 ग्रहण किए, इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हुए इसके अंदर? 3। और उसी को अपन क्या बोलते हैं? एन फैक्टर 3। टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है 3, तो एन फैक्टर हो गया 3। इसका एक ही अणु है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मॉलिक्यूल उसको बोलते हैं एन फैक्टर। एक अणु है तो 3/1। इक्विवेलेंट वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर 3। यह है, वापस समझ लो, जब ये डिस्प्रपोर्शन हो, सेकेंड टाइप की रेडॉक्स हो, तो पहले ये चेक कर लो, -3 से गया 0 में, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए। ये +1 से जा रहा है 0 में, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। 3 लूज 3 गेन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हुए? 3। एन फैक्टर होता है टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मॉलिक्यूल, इसका एक ही मॉलिक्यूल है। इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाई 3। ये किसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर रहे हो? P4 का। किसका? P4 का। आगे और एग्जांपल देखो, एक और समझ में आएगा, और देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से। 10 नंबर एग्जांपल देखो, अगर तुम लोगों ने ये लिख दिया Cl2 है प्लस OH माइनस है, Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस है, इसका कैलकुलेट करना है। तो तुम लोग सबसे पहले क्या करोगे? यहां 5 आएगा, यहां पे 1 आएगा और यहां पे 3 आएगा। ये तो बात समझ में आ रही है, पहले बैलेंसिंग कर चुके। ये -1 में था, ये +5 में था, ये 0 में। -1 वाला जा रहा है 0 में, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है। कितने? 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। 5 वाला गया 0 में, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। 5 त्याग कर रहा है, 5 ग्रहण कर रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हो रहे हैं बताओ? 5। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 5। Cl2 का एन फैक्टर लिख रहा हूं मैं, तो 5 डिवाइड बाई पर मॉलिक्यूल 3, तो 5/3। इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर, इसका मतलब 3m/5। कितना आ जाएगा? 3m/5। सेम तरीका रहेगा नेक्स्ट वाले केसेस के लिए। तो एक उसका भी एग्जांपल ले लिया जाए, जो ये था, क्या? कॉपर प्लस HNO3, कोई भी ले लो, कॉपर नाइट्रेट प्लस NO, है ना? तो इसमें एन फैक्टर था 2, तो 2 था तो पहले बैलेंस कर दो, ये लो 2, और उसका था 3, ये लो 3, 8 HNO3 आएगा और ये 3 आएगा। यहां तक तो बात हुई थी अपनी। अब सुने बात को, आप तो सीधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेक करना ना। कॉपर 0 से गया +2 में, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए? लूज किए। कितने कॉपर है? 3, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने होंगे? 6। सीधा ही मालूम चल गया इस बार, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने होंगे? 6 होंगे। हो गए 6। अब HNO3 का अगर एन फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मॉलिक्यूल 6/8, इसका मतलब 3/4। तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर, तो 4m/3। क्या हो जाएगा? 4m/3 इसका एन फैक्टर हो जाएगा। बात समझ में आई? ये सारे एन फैक्टर की कहानी खत्म। इक्विवेलेंट वेट पूरा, इक्विवेलेंट वेट पूरा। अब यहां तक जितना पढ़ा है, इसका यूज नेक्स्ट क्लास में करना सीखेंगे। न्यूमेरिकल बने तो कैसे करना है, सीधा इनके इक्विवेलेंट वेट पूछे, ये अभिक्रिया दीदी बोले इक्विवेलेंट वेट बताओ, तो कैसे करना है, तो ये तो मैंने सिखा दिया। क्वेश्चन वगैरह कैसे बनेंगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, H2O2 पढ़ेंगे, उसका आयतन सामर्थ्य, ठीक है, उसका एन फैक्टर वगैरह बात करेंगे 2, और तीसरा बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, बात यहां तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।